तो देखिए, अब 24 के लिहाज से सवाल समझिए, मंदिर वर्सेस जाति का खेल, कौन पास कौन फेल। और विनोद जी, कौन पास कौन फेल मतलब मंदिर वर्सेस जाति, यही तय करेगा 24 का नतीजा। 90 से यही तय कर रही है। 1990 में जो विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल लेके आए थे, तो अडवाणी जी जो कमंडल यात्रा लेके राम रथ यात्रा लेके निकले तो मंडल के खिलाफ तो थे। वो तो अचानक उसमें तत्कालीन जो भाजपा के अध्यक्ष थे, कभी उनसे आप मिलिए, पार्टी ने फैसला नहीं लिया था। अडवाणी जी ने तुरंत अपने इनिशिएटिव पे यात्रा की थी, पार्टी ने उसको ज्वाइन किया था कि करना है, और तभी से मंडल और कमंडल की राजनीति देश में चल रही है। नहीं, लेकिन मंडल और कमंडल की राजनीति जो आप कह रहे हैं तब से देश में चल रही है। उसके बाद हमने 2004 देखा ना, जहां मंडल कमंडल पीछे छूट गया, इंडिया शाइनिंग की बात आई। उसके बाद हमने 2009 देखा, जहां पर ये हुआ कि साहब डेवलपमेंट जो हो रहा है इस पर बात करेंगे। फिर 2014 आया, भ्रष्टाचार, और अब की बार ऐसी सरकार और विकास के नाम पर वोट पड़ा। फिर 2019 आया, लेकिन 2024 लग रहा है दोबारा 90 के दशक में पहुंचे। ये तब्दीली है। इतिहास में एक सामाजिक न्याय शास्त्र का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ नेगेशन, जिसमें चीजें वापस आती हैं बदले हुए परिवेश के साथ। तो ये वो दौर है ना कि देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है 1904 जब बोफोर्स बीपी सिंह के समय जो है उठा, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद फिर 2012 में अन्ना आंदोलन हुआ, तो 2014 में जबरदस्त मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ जो है 2014 में भ्रष्टाचार का मुद्दा आया। तो वैसे ही 90 में मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई, और उसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर भारत में आप देखिए पिछड़े की मुख्यमंत्रियों की संख्या बढ़ गई, और बीजेपी ने फ्यूजन बड़ा जबरदस्त किया मंडल और कमंडल का। कल्याण सिंह को जो मुख्यमंत्री बनाया, बहुत बड़े बड़े दावेदार थे 1991 में सरकार बनी, लेकिन कल्याण सिंह को इसीलिए बनाया गया कि मंडल और कमंडल को एक साथ रखा जाए, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में मंडल। और इसमें बीजेपी कामयाब हुई 2014 में आके, तो उसने बहुत जबरदस्त तरीके से इसका वो किया, और तब से अभी तक। अब क्योंकि इंडिया गठबंधन 24 में ये क्लियर है कि एक बार फिर से चुनाव जो है वो मंडल वर्सेस कमंडल 2.0, यही मिजाज रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि चुनाव अगर लड़ना है तो उसके लिए कुछ बड़ा चाहिए। अब बड़ा क्या हो सकता है कि इतना, जैसे बता रहे हैं कि 90 से लगातार ये कोशिश चल रही है, और वो अब एक तरीके से राम मंदिर की शक्ल में दिखाई देगी। 24 के लिए वो बनकर तैयार है। अब उसकी एक काट ढूंढनी है। तो पहली बार जो कमंडल पॉलिटिक्स के खिलाफ मंडल खड़ा हुआ था, मंडल की एक तरीके से हवा निकल गई थी। जब ये मंडल कमीशन लागू हुआ, मुद्दे की हवा निकल गई। पहली बार वहाँ एक बड़ी चीज़ हुई है, क्या बोले, जातीय जनगणना होनी चाहिए। एक तरीके से पिछड़े उठ खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि 50% आरक्षण नहीं चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए। पुराने जितने भी, मैं देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ लोगों से, तो जितने भी जो समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे, वो कह रहे हैं कि हमारा तो शुरू से नारा था, संचोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, तो वो 100 में 60 की बात कर रहे हैं। अब उनको वो दिखाई दे रहा है कि अगर जनगणना होती है तो उनकी बात में और वजन आएगा। ये एक लड़ाई अभी शुरू होने वाली है, तो इसलिए जब भी कोई लड़ाई शुरू होती है उसमें उत्साह, उत्तेजना और उसमें गर्मी ज्यादा होती है। तो दूसरी एक लड़ाई अभी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, मैं इसी पर आना चाहती हूं राकेश शुक्ला जी, कि कमंडल वाली जो पूरी गर्मी थी, वो तो राम मंदिर का निर्माण हो, राम मंदिर वहीं पर बने, उसका तो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ गया, और अब तो भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो फिर ये कमंडल वर्सेस मंडल हो पाएगा? कैसे होगा अगर होगा? भारतीय जनता पार्टी के पास कमंडल भी है और मंडल भी है। उन्होंने मंडल के हाथ में कमंडल पकड़ा दिया है। आज की डेट में ओबीसी में सबसे बड़े चेहरा कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो हो गए कमंडल, मंडल। और देश की राजनीति में धार्मिक मुद्दे को सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीके से साथ में लेके कौन चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जब भव्य राम मंदिर की नींव रखी जा रही थी, वहां पर भी उस वक्त पूजन हवन में शामिल होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 22 जनवरी को जब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी तो भी तस्वीरों में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नजर आएंगे। जातिगत जनगणना का जहां तक विषय आ रहा है, तो आप लोकसभा चुनाव में देखिए कि देश का ओबीसी वर्ग सबसे ज्यादा किसके पीछे खड़ा है? लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के पीछे। तो आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में ये मंडल कमंडल एक साथ रहेगा, और विधानसभा चुनाव में आपका जातिगत समीकरण काम करेगा। तो जो भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां जातिगत समीकरण सभी दल सेट कर रहे हैं, और लोकसभा चुनाव में मंडल कमंडल तो मैं 24 की बात कर रही हूँ ना, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूँ। रामकृपाल जी, फिर ये कमंडल वर्सेस मंडल जो बात कही जा रही है, इसको क्या माना जाए? सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की ख्याली पुलाव? क्योंकि बीजेपी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां तो कमंडल और मंडल में किसी तरीके का विरोधाभास दिखता ही नहीं है। देखिए, जो आप कह रही थी 100 में 60 1960 की बात है, बल्कि उससे पहले की। 1960 से लेकर के आज 2023 है, यानी करीब करीब 60-65 साल हो गए।
तो 60-65 साल पहले जो 100 में 60 था, पहले से भी 100 में 60 है। लेकिन सवाल इस बात का है, तब भी देश पे राजनीति किसने की? कांग्रेस की रही मैक्सिमम, या बीजेपी की। न तो कभी ओबीसी कांग्रेस का, जैसे लोग कहते थे, मानते थे कि वो उनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन ये भी तय है कि ये जो 60% रहे, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को वोट देते रहे हैं, बीजेपी को वोट देते रहे हैं। इसलिए जो राकेश जी कह रहे हैं कि देखिए, अब ये हम लोग गलत देखते हैं कि जाति और धर्म, जैसे लग रहा है दो चीज़ें अलग, कौरव पांडव हों, ऐसा नहीं है। भगवत शरण उपाध्याय की एक किताब है, बहुत पहले लिखी गई थी। उन्होंने लिखा था कि जैसे जैसे ये पिछड़ी छोटी जातियों का पेट भरेगा, जैसे जैसे जो जन्मना द्विज नहीं है वे कर्मणा द्विज होंगे, यानी उनकी ललक बढ़ेगी कि हम कैसे, द्विज का मतलब होता है, एक सवर्ण ब्राह्मण में कहा जाता है कि वे उन तमाम कर्म कांडों को अपनाएंगे जो सवर्णों के हैं। और बिल्कुल सही राकेश जी कह रहे हैं, आज जाके देखिए। मुझे ब्रेक लेना है, तो कुल मिलाकर क्या माना जाए, ये कमंडल वर्सेस मंडल की जो राजनीति है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इसी के इर्द गिर्द 24 की लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी, क्या उसकी धार आज की बीजेपी की जो राजनीति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उसने कुंद कर दी है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।